नमो वह मित्रों। मेरा नाम कार्तिक है और आपका स्वागत है एरिस्टोटल अनप्लग्ड में। आज हम बात करेंगे एरिस्टोटल की, जिसने प्लेटो के बाद फिलॉसफी की मशाल को जलाए रखा। बात है 4वीं सदी बीसी ग्रीस की, स्टैगरा की गलियों में। एक छोटा सा एरिस्टोटल करीब करीब 5 वर्ष का, आंखों में क्यूरियोसिटी की ज्वाला लिए जी रहा है। उसके पिता निकोमैकस मैसेडोनिया के राजा अमेंटिस III के डॉक्टर हैं। अपने पिताजी का डॉक्टरी का पेशा उसके अंदर की नेचर को जानने और नॉलेज ढूंढने की इच्छा को जगाता है। एरिस्टोटल के जीवन में काफ़ी यंग एज में ही ट्रेजेडीज़ का आना शुरू हुआ। उसने बहुत ही छोटी आयु में अपनी माँ को खो दिया और उसके कुछ ही वर्ष बाद उसने अपने पिता को भी बीमारी से खो दिया। गम और दुख उसके अंदर गहरी छाप छोड़ देते हैं, लेकिन ये उसके कैरेक्टर को भी शक्ल देते हैं और उसमें एक रेजिलियंस और ज़िंदगी की कॉम्प्लेक्स नेचर को और ज़्यादा एक्सेप्टेंस और ईज़ के साथ समझने की इच्छा जगाते हैं। नॉलेज की प्यास बुझाने के लिए 17 वर्ष की आयु में एरिस्टोटल एथेंस की तरफ निकल पड़ता है, जो कि ग्रीस का इंटेलेक्चुअल हार्ट है, जैसे कि हमने हमारे पुराने एपिसोड्स में देखा। वहाँ वो लेजेंडरी फिलोसोफर प्लेटो, यानी कि द रेसलर हु एस्केप्ड द केव, के टीचिंग से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपना गुरु बना लेता है। वो प्लेटो का स्टार पीपल भी बन जाता है और अपने गुरु के आइडियाज़ जैसे कि नॉलेज की इंपॉर्टेंस, फॉर्म्स और आइडियल सोसाइटी को जोर शोर से अपनाता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज के बीच में उनके अप्रोचेस में एक डिफरेंस पैदा होने लगता है। जबकि प्लेटो आइडियल फॉर्म्स की दुनिया पर जोर देता है, एरिस्टोटल टैंजिबल वर्ल्ड को और ज़्यादा क्लियरली जानने की इच्छा रखता है। वो बिलीव करता है कि नॉलेज सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, आर्बिट्ररी, इमेजिनरी आइडियाज़ के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आसपास नेचुरल वर्ल्ड की रियलिटीज़ को ऑब्जर्व करने और समझने के बारे में भी है। एरिस्टोटल फ्लॉज को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देता है, वेरेस प्लेटो एक आइडियल फॉर्म को इम्पोर्टेंस देता है। जैसे ही एरिस्टोटल बायोलॉजी, पॉलिटिक्स और लॉजिक जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अपना काम करने लगता है, वो आइडियल फॉर्म्स की लिमिटेशंस को क्वेश्चन करता है। वो आर्ग्यू करता है कि सच्ची नॉलेज दुनिया की व्हाट और हाउ को ऑब्जर्व करने में है और उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू समझने में है। प्लेटो की गाइडेंस में करीब करीब 2-2.5 वर्ष तक सीखने और डिबेट करने के बाद एरिस्टोटल अपने सफ़र पर निकलने का फैसला करता है और वो नॉलेज की वास्टनेस को पहचानता है और अपनी एकेडमी की सीमाओं से बाहर जाने की इच्छा जाहिर करता है। ये उसके आगे के चैप्टर की शुरुआत है, जहाँ वो अपना रास्ता बनाएगा और खुद को एंशिएंट वर्ल्ड के एक प्रोमिनेंट थिंकर के रूप में एस्टैब्लिश करेगा। तो बात है 343 BC के मैसेडोनिया के शाही अदालत की। युवराज, जिसे बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना गया, जानने की इच्छा से भरा हुआ है और उसे पढ़ाने के लिए एक ग्रीक शिक्षक फ्रॉम स्टैगरा यानी एरिस्टोटल या अरस्तु को चुना गया है। एरिस्टोटल राजकुमार अलेक्जेंडर को कविता, डिप्लोमेसी, राजनीति जैसे विषयों की शिक्षा देते हैं, लेकिन कई बार इन दोनों के विचार आपस में टकराते हैं। एरिस्टोटल अलेक्जेंडर के विजय अभियानों और एक्सपेंशनिज्म को अपोज करता है। उनका मानना है कि असली ताकत ज्ञान और नीति में है, ना कि युद्धों में जीत हासिल करने और हिंसा में। अलेक्जेंडर की राजभोग, मटेरियलिस्ट जिंदगी और एरिस्टोटल की फिलोसॉफिकल जिंदगी के बीच में मतभेद उनके आपसी रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा स्ट्रेस पैदा करते हैं। फिर भी दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एरिस्टोटल को अलेक्जेंडर अपना संरक्षक और बुद्धिमान मित्र मानता है, और वहीं एरिस्टोटल भी अलेक्जेंडर की महत्वाकांक्षा यानी कि एम्बिशन और उसकी लीडरशिप कैपेबिलिटी से प्रभावित होते हैं और एक तरीके से प्रोफेसाइज करते हैं कि अलेक्जेंडर कुछ बड़े कैंपेन्स करेगा, जो कि हम सब जानते हैं कि उसने किए। एरिस्टोटल के जीवन में जब वो मैसेडोनिया में अलेक्जेंडर को पढ़ाया करता था, एक स्पेशल कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है पाइथियस। पाइथियस एक बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान महिला होती है। इन दोनों की पहली मुलाकात मैसेडोनिया की एक मार्केट में होती है। उस मार्केट में जहाँ बाकी सब लोग फल, सब्जी, खाने की वस्तुएं लेने आए हैं, ये दोनों फिलॉसफी और लाइफ के बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं और इन दोनों में प्यार की शुरुआत होती है। पाइथियस ने अपने प्यार से एरिस्टोटल को एक नया दृष्टिकोण दिया। वो सिर्फ एक स्कॉलर और थिंकर ही नहीं रहा,
बल्कि एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला इंसान भी बना। जिस एरिस्टोटल के जीवन में अपने माँ बाप को खो देना, अपने शहर को छोड़ देना और ज्ञान की खोज में रहने के कारण एक बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस थी, पाइथियस के आने से उसके जीवन में एक नई तृप्ति आ गई। इन दोनों की शादी होती है और पाइथियस ने एरिस्टोटल को अपने काम में भी हेल्प की और उसे अपने काम में ज़्यादा कंसंट्रेट करने में, एज अ टीचर बेटर बनने में बहुत हेल्प की, इमोशनल सपोर्ट दिया। यही नहीं, इन दोनों की पुत्री के जन्म के बाद भी एरिस्टोटल बिकम्स मोर ऑफ अ मैच्योर फादर फिगर और एक नया सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिस्टोटल में आती है। लेकिन जैसा कि एरिस्टोटल के जीवन का एक रनिंग थीम है, किस्मत का खेल होता है और पाइथियस को भी यंग एज में मरना पड़ता है। एरिस्टोटल के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक होता है। पाइथियस की मौत से एरिस्टोटल गहरे सदमे में चला जाता है, पर पाइथियस की याद उनके साथ उनके जीवन भर रही और उनकी लीडर वर्क्स में भी वो पाइथियस को रेफर करते रहे। पाइथियस ने एरिस्टोटल को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश की और उसे पाइथियस के वैल्यूज़ और फिलॉसफी से भी अवगत कराया। जो एरिस्टोटल मैसेडोनिया में अब बस चुका था और अपने पुराने शहरों जैसे कि स्टैगिरा और एथेंस को भूल सा चुका था, अब उसका एथेंस वापस लौटना टाला नहीं जा सकता था। पाइथियस की डेथ और वहाँ की अशांत राजनीतिक स्थिति भी उसे वापस खींच लाती है। एथेंस वापस आकर उसे पता चलता है कि उसके पुराने सहयोगी, उसके गुरु, उसके मित्र प्लेटो का निधन हो चुका है और एथेंस में मैसेडोनिया यानी कि एरिस्टोटल के नए शहर के खिलाफ विद्रोह की लहर चल पड़ी है। वो इस विद्रोह का समर्थन करता है जो अंत में मैसेडोनिया की सत्ता को कमज़ोर कर देता है। मैसेडोनिया में बिताया गया समय एरिस्टोटल के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये वो दौर था जब एरिस्टोटल ने नीति, पॉलिटिक्स, पावर के बारे में गहराई से सोचा। अलेक्जेंडर और पिथियस के साथ उनके रिश्तों ने उसके जीवन को एक गहरा आकार दिया और कि लाइफ की फ़िलॉसफी को प्रभावित किया। हालांकि मैसेडोनिया के विरोध में जो विद्रोह हुआ उसमें एरिस्टोटल का शामिल होना एक काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल ग्री फैसला था और उनके जीवन के सबसे जटिल फैसलों में से एक भी था। मैसेडोनिया में रहते हुए एरिस्टोटल ने अपने लॉजिक के अप्रोच को काफ़ी रिफाइन किया। वो सिलोजिज्म की कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं जो कि दो प्रेमाइसेस के बल पे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रीजनिंग का एक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेजर प्रेमाइस है सब इंसान मरने वाले हैं, विच इज़ अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है, मेजर प्रेमाइस हैज़ टू बी अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, सब इंसान मरने वाले हैं। माइनर प्रेमाइस, सोक्रेटिस एक इंसान है, विच इज़ अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट फॉर सोक्रेटिस। कंक्लूजन, इसीलिए सोक्रेटिस भी मरने वाला है, विच इज़ अ लॉजिकली डिड्यूस कंक्लूजन। ये सिलोजिज्म का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। सॉरी, एरिस्टोटल का मानना था कि सिलोजिज्म को फिलॉसफी, साइंस, डेली लाइफ जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भी अप्लाई किया जा सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें रेस्टोरेंट ढूंढना है, मेजर प्रेमाइस क्या है? अच्छे रिव्यूज़ वाले रेस्टोरेंट्स अच्छे होते हैं। माइनर प्रेमाइस क्या है कि ये मेरे सामने वाला जो रेस्टोरेंट है इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, तो कंक्लूजन क्या होगा? ये रेस्टोरेंट भी शायद अच्छा ही है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग में मेजर प्रेमाइस यानी यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस में सोच समझ कर चलना चाहिए, विच इज़ ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रुथ, नो कॉन्टेस्ट। माइनर प्रेमाइस क्या है? ये मेरा गाड़ी लेने का डिसीजन बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है मेरे फाइनेंशियल कंडीशन पे, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? इसलिए इस डिसीजन को लेने से पहले सोचना ज़रूरी है। ठीक है, अब एरिस्टोटल की लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सिलोजिज्म थोड़ा समझ आया हो। तो बात है 335 BC के एथेंस की। ये वो एथेंस नहीं है जहाँ पे एरिस्टोटल और प्लेटो रहा करते थे। एथेंस और मैसेडोनिया के बीच में चल रही पॉलिटिकल टेंशन ने शहर पे अपना साया डाल दिया है। अलेक्जेंडर के साथ अपना समय व्यतीत करने के बाद जब एरिस्टोटल अपने वतन वापस आता है और वो अपनी एथेंस को परेशानियों में और मैसेडोनिया के खिलाफ हेट में घिरा हुआ देखता है, तो वो भी स्ट्रेस आउट होता है
अपनी पुरानी एकेडमी जो प्लेटो ने स्थापित की थी उसमें वापस कदम रखते ही वो पुरानी यादों में बह सा जाता है। वो उन क्लासरूम्स को देखता है जहाँ पे वो अपने साथियों के साथ डिबेट किया करता था। वो अपनी लाइब्रेरी की शांति में अपने गुरु प्लेटो की आवाज़ को सुनता है। लेकिन हवा में गम का साया है। उसने अपनी वाइफ को खो दिया, अपने कर्मभूमि मैसेडोनिया को खो दिया, अपने स्टूडेंट अलेक्जेंडर से सेपरेशन किया, अपने माँ बाप को काफ़ी यंग एज में खो दिया। प्लेटो की गैरहाजिरी भी एथेंस में उसे वक्त की रफ्तार और मैसेडोनिया के खिलाफ लड़ाई में अपने किए गए फैसले, ये सारे डिसीजंस उसे काफ़ी बोझ का एहसास दिलाते हैं। इन सारे पॉलिटिकल टर्मोइल, इन राजनीतिक परेशानियों के बाद एरिस्टोटल एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ज्ञान के लिए उनका जुनून नई पीढ़ी के इच्छुक स्टूडेंट्स में एक अग्नि जगाता है। बुद्धिमान और जीवन के बारे में क्यूरियस थियोफ्रास्टस भी उनका एक स्टूडेंट होता है जो आगे चलकर उनकी जगह लेता है। लेकिन उनकी पढ़ाई को बहुत बार एकेडमी के द्वारों से बाहर चल रहे लड़ाई के शोर से परेशानी होती है। जैसे जैसे राजनीतिक हालत खराब होती है, एरिस्टोटल अपने फिलोसॉफिकल विचार में और ज़्यादा गहराई से जाते हैं। वो समाज के सामने आ रही मुश्किलों के जवाब ढूंढते हैं। उनका फोकस एथिक्स और पॉलिटिक्स पर बढ़ जाता है। वो परेशानियों के वक्त न्याय, अच्छे कैरेक्टर और आइडियल स्टेट के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी ये विचार, उनकी ये परिपक्व मैच्योर विचार निकोमैकियन एथिक्स और पॉलिटिक्स जैसी किताबों में लिखे गए हैं, जिनमें वो समाज के माने हुए उसूलों को चैलेंज करते हैं और उनके स्टूडेंट्स के बीच ज्ञान की बातचीत छेड़ देते हैं। ये बातचीत सिर्फ अकेडमी तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि एथेंस और उसके बाहर भी फैल जाती है और उस वक्त की इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को शेप देती है। जैसे जैसे एरिस्टोटल लिखते हैं और पढ़ते हैं, वो अपनी चले आने वाली विरासत की नींव रखते हैं। अकेडमी के ट्रेडिशनल करिकुलम की लिमिटेशंस को जानकर वो लिसियम नामक एक नया स्कूल बनाते हैं, जहां वो अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को स्वतंत्रता से एक्सप्लोर कर सकेंगे। और वहाँ पर वो नेचुरल साइंस, लॉजिक, रेटोरिक जैसे अलग अलग फील्ड्स में भी काम करते हैं और ऐसा योगदान देते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को, यानी कि हमारे आज को भी प्रभावित करने वाला है। वक्त एक स्कल्पचर, सोक्रेटिस के पिताजी थे ना स्कल्पटर, उनकी तरह एरिस्टोटल पे अपने निशानी छोड़ने लगता है। वो अपने जीवन के अचीवमेंट्स और उसमें होने वाले परेशानियों के बारे में सोचते हैं। उन जीतों को, उन हार को, कैसे उनके जीवन को शेप किया है इन जीतों और हारों ने, इनके बारे में सोचते हैं। उनके पुराने स्टूडेंट्स और कभी के क्लोज फ्रेंड अलेक्जेंडर की मौत की खबर उनको फिर से गम में डालती है और एक तरह की राहत भी मिलती है उन्हें ज़िंदगी के नाशवान नेचर का पता चलता है। जिस एरिस्टोटल ने अपने जीवन में अभी तक इतने लॉसेस दिखे, वो उन लॉसेस से कोप करने में हमेशा मुश्किल फेस करता था। पर जब उसे अलेक्जेंडर की मौत के बारे में पता चला तो उसे एक वियर्ड सा रिलीफ महसूस हुआ। उसे शरीर और जीवन की नश्वरता का एहसास होता है और अपनी भी मृत्यु के बाद एक लेगेसी छोड़ने का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी वो काफ़ी डीप थॉट देते हैं। 323 BC में 62 वर्ष की आयु में एरिस्टोटल को बदलते राजनीतिक हालात की वजह से एथेंस छोड़ना पड़ता है और वो यूबिया, साइप्रस के पास एक आइलैंड है, वहाँ पे एक शहर है चैल्सस, वहाँ पे शरण लेते हैं और अपने बचे हुए दिनों को बिताते हैं। उनके जीवन का आखिरी अध्याय थोड़ा सा मर्की है और ज़रूर ये अधूरा है, लेकिन फ़िलॉसफी, लॉजिक और साइंस की फील्ड में उनका दिया योगदान बहुत ही कॉन्क्रीट और क्लियर है, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। एरिस्टोटल की विरासत कुछ किताबों या आइडियाज़ तक सीमित नहीं है। वो एक तीखे माइंड और सोच की नई क्रिया को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने थॉट की धार को बदला और आने वाली जनरेशन्स के लिए नया रास्ता खोला। एरिस्टोटल की फ़िलॉसफी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, एथिक्स और इन सारे टॉपिक्स पर वेस्टर्न थॉट की फाउंडेशन है। उनके आइडियाज़ ने फ़िलासफ़र्स, थियोलॉजियंस, साइंटिस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स को सेंचुरीज तक इंस्पायर किया है। सिलोजिज्म जैसे कॉन्सेप्ट से एरिस्टोटल ने लॉजिक और रीजनिंग की फील्ड में एक रेवोल्यूशन लाया है। उनके सोचने का सिस्टमैटिक तरीका जिसे लोग सच और झूठ में फ़र्क कर सकते हैं। एरिस्टोटल ने साइंस की फील्ड में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर जोर दिया, जो कि साइंटिफिक इंक्वायरी की फाउंडेशन है। उनकी रिसर्च बायोलॉजी, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे फील्ड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एरिस्टोटल ने सिर्फ आइडियाज़ ही नहीं दिए बल्कि उन्हें सिखाने का नया तरीका भी दिया। उन्होंने लिसियम की स्थापना की जहाँ पर डिबेट और क्रिटिकल थिंकिंग को एंकरेज किया जाता था। यह अप्रोच आज भी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में यूज़ किया जाता है। एरिस्टोटल की आइडियाज़ आज भी रेलेवेंट है। उनके सवाल जैसे व्हाट इज़ हैप्पीनेस, व्हाट इज़ आइडियल गवर्नमेंट, व्हाट इज़ लव, व्हाट आर इमोशंस, व्हाट इज़ द गोल्डन बैलेंस दैट यू शुड स्ट्राइक व्हेन यू आर इमोशनल, आज भी हमसे समाधान मांगते हैं। उनकी सोचने की क्रिया आज भी हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। ये सिर्फ कुछ तरीके हैं जिनसे एरिस्टोटल ने इस दुनिया को बोधन दिया है। उनकी विरासत चिंतन की हकदार है जो आज भी बहुत सारे फील्ड्स में सुना जाता है। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि सोचने और सवाल करने की हिम्मत करो और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करो। तो कंक्लूडिंगली हम बात करते हैं 10 कूल फैक्ट्स, 10 salient points that summarize Aristotelian philosophy. फर्स्टली, लॉजिक की बात। लॉजिक और रीज़न ही असली जानकारी की चाबी है, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। उन्होंने बोला सिलॉजिज्म नाम का ये जो कॉन्सेप्ट है जिससे आप पक्का कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो इफेक्टिव होगा। हर चीज़ का एक पर्पस है। बचपन में एस्ट्रोनॉट बनने का सपना, टीचर बनने का सपना, म्यूजिशियन बनने का सपना, कुछ ऐसा ही था एरिस्टोटल का टीलियोलॉजी का आइडिया। आप कुछ भी कर रहे हो ना, उसके पीछे एक टीलॉस, एक पर्पस है। हर चीज़, हर किसी का एक पर्पस होता है। जैसे कि एक छोटे से बीज का पर्पस होता है एक बड़ा विशाल वृक्ष बनना, वैसे ही आपका भी एक पर्पस है। एरिस्टोटल बड़े सवालों पे बहुत रिलाय करते थे। कभी सोचा है दुनिया असली में किस चीज़ की बनी है, यही सोचता था। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जैसे फॉर्म, मैटर, यूनिवर्स कैसे बना है, क्या था इससे पहले, क्या होगा इसका, इन चीज़ों के बारे में एरिस्टोटल ने बहुत सोचा। एक अच्छे गुण वाला इंसान बनने के बारे में काफ़ी एरिस्टोटल ने काम किया है। एरिस्टोटल के लिए खुशी लाइफ हैक्स या फिर शॉर्टकट टू सीक्रेट्स नहीं थी, बल्कि वर्च्यू, जैसे कि उनके गुरु के गुरु सोक्रेटिस के लिए थी, वैसे ही इनके लिए भी वर्च्यूज़ जैसे कि करेज, विजडम और सेल्फ कंट्रोल थे। वो गोल्डन मीन की अप्रोच में विश्वास करते थे, जैसे किसी भी चीज़ में ज़्यादा ना करना, जब भूख लगे तो ज़्यादा ना खाना, जब गुस्सा आए तो ज़्यादा ना करना, एक स्टेबल और एक फेयर सोसाइटी का हिस्सा बनना और उस सोसाइटी में एक स्टेबल सिटीजन बनना। स्टेबल सोसाइटी से हमें याद आता है एरिस्टोटल सरकार के एक परफेक्ट मिक्स के बारे में बात करते थे। जैसे खाने में मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे ही एरिस्टोटल सोचते थे कि अलग अलग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को मिलाकर एक आइडियल स्टेट बनाया जा सकता है। जो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक लीडर हो, उसके वाइज एडवाइजर्स हो और पब्लिक पार्टिसिपेशन हो अप टू सम लेवल। इन 3 एलिमेंट से मिलके एक आइडियल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बन सकता है। माइंड ओवर मैटर, बट नॉट कम्प्लीटली। फीलिंग्स और इमोशंस ही सब कुछ नहीं है, ये मानना था एरिस्टोटल का। उनका मानना था कि एक इंसान के 2 पार्ट्स हैं, एक लॉजिकल माइंड और एक नॉन लॉजिकल साइड फीलिंग्स और डिज़ायर्स के लिए। उन्होंने इसे सोल कहा, माइंड एंड सोल, जिसमें लॉजिकल माइंड सिर्फ इंसानों में होता है और ये हमें सोचने और सीखने में मदद करता है। पर उन्होंने कतई ये भी नहीं कहा कि आप आपकी सोल को इग्नोर कर दो, बट यू शुड स्ट्राइक अ गोल्डन मीन। एरिस्टोटल के लिए नेचर को देखना सिर्फ बर्ड्स को देखने जैसा ही नहीं था। वो नेचुरल वर्ल्ड को पूरा डीपली ऑब्जर्व करते थे और जानने पर जोर देते थे, जैसे कि एक क्यूरियस बच्चा अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करता है। रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट, उन्होंने अपने गुरु प्लेटो से काफ़ी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री किया मल्टीपल टाइम्स। कभी ऐसा हुआ है कि आपने आपके टीचर से डिसएग्री किया हो? एरिस्टोटल ने भी किया। प्लेटो से सीखते हुए उनके सेपरेट फॉर्म्स के आइडिया से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि फॉर्म्स खुद ही ऑब्जेक्ट्स का एक पार्ट है। जैसे कि कप में कपनेस होती है, ट्री में ट्रीनेस होती है, दैट इज द आइडियल थिंग दैट देयर इज। द फॉर्म कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्लेटो इज इमेजिनरी एंड इम्प्रैक्टिकल एज पर एरिस्टोटल। ही डिड अ लॉट फॉर एजुकेशन। अपना स्कूल लीसियम खोला उन्होंने, और जैसे बीच पे हम अपने पदचिन्ह छोड़ देते हैं, वैसे अलेक्जेंडर ने वेस्टर्न फिलोसफी में अपने पदचिन्ह छोड़ दिए। इसमें फ़िलासफ़ी, रिलीजन, साइंस और ये तक भी शामिल है कि हम गवर्नमेंट्स के बारे में किस तरीके से सोचते हैं और कैसे उन्हें डिज़ाइन करते हैं। एरिस्टोटल का प्रेम के बारे में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ओपिनियन था। प्रेम की उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन ना देते हुए उसे वैल्यू ऐड का नाम दिया।
एरिस्टोटल ने रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में वैल्यू ऐड और वो हमें कैसे इफेक्ट करती हैं उसे एक्नॉलेज किया। उनका मानना था कि रोमांटिक इमोशंस के साथ रीज़न करना बहुत ज़रूरी है, पर अपने रोमांटिक पार्टनर को वैल्यू भी देना उतना ही ज़रूरी है, ताकि आप सिर्फ पैशंस और इंस्टिंक्ट्स के बेस पर ही डिसीजन ना ले लें। सो दैट्स द जिस्ट ऑफ एरिस्टोटल्स लेगेसी। He was not just a philosopher, right? He was a thought revolutionary who changed the world, who changed the way we think about the world, right? He basically showed us the importance of questioning everything, using logic in everything, and like his teacher, always striving to make the world a better place. How cool can that be? So yeah. अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए फिलोसोफर की कहानी के साथ। थैंक यू। आई होप आपको कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड मिले।